वो सारा कंटेंट एडीओ में मैं जो पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें ना मैंने पहले ही नोट्स बना लिए हैं दिमाग में रख के इस बात को ना। वो सारा का सारा कंटेंट एडीओ में जो पढ़ा रहा हूँ, वो सारा का सारा तुम्हें उनको अभी उनकी 15 क्लास हुई है, 16 क्लास हुई है, तो उनका जितना 16 क्लास में हुआ है उतना तुम्हारा 3 क्लास में हो जाएगा। मेरी बात समझे नहीं समझे भाई? तुम्हें कंटेंट से मतलब है ना, और याद करने से मतलब है, तो अपने जो है वो सारा एडीओ में मैं पढ़ाता जाऊंगा और वो सारी की सारी पीडीएफ में यहाँ बोर्ड पर करवाता जाऊंगा। बात समझे नहीं समझे? तो एडीओ का मतलब उसमें कॉन्सेप्ट भी है, उसमें फैक्ट भी है, उसमें करंट अफेयर भी है और उसमें मैपिंग भी है। बात समझे नहीं समझे? तो बिल्कुल प्रॉपर कंटेंट बढ़िया। अब तुम देख लेना तुम कितना कैपेसिटी कैपेसिटी भी होनी चाहिए ना, झेलने की क्षमता भी होती है ना। तो कई आदमी एक बोतल पी के वैसे सीधे खड़े हो जाते हैं, है ना, कई बेचारे क्वार्टर में भी नीचे गिर जाते हैं, है कि नहीं? तो तुम इतनी क्षमता रखो बोतल की जितनी। अरे सॉरी यार, कोई बात नहीं नहीं नहीं, मतलब कंटेंट झेलने की क्षमता भी तो हो ना, है कि नहीं? कैपेसिटी। अच्छा, अपने स्कूल में होता था ऐसे, तो कई बार टीचर जब मारते थे स्कूल में, तो कुछ बच्चे होते थे एक डंडा मारते आई 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 ऐसे करते थे ना, और कई बच्चे होते थे ऐसे ले मार ले नहीं होता था, होता नहीं होता था। तो वो सिस्टम रखना है, मास्टर को पढ़ा कितना पढ़ाएगा, है कि नहीं? तो आप जितना पढ़ा सकते हो उतना पढ़ाओ, हम कंटेंट को झेल जाएंगे, ठीक है ना? तो वो कैपेसिटी रखनी, ले मार ले, चल बेटा। तो ठीक है, एक बार पीपीटी लगा देते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है ना? इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी को करवा देंगे, फिर वर्ल्ड का मैंने सुबह। अच्छा, ऐसे लोग जो सुबह भी क्लास में आते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं, सुबह भी आए थे और शाम को भी, अब नीचे याद कर लो ऐसे कितने हैं जो केवल शाम को आए, केवल शाम को आए, सुबह नहीं आए तुम लोग। तो तुम सुबह भी क्वेश्चन होते हैं, उसको आप अगर ऑफलाइन नहीं आ पाए हो तो उसको ऑनलाइन आप एक्सेस लेकर के उनको भी कर लेना, समझ रहे हो? मतलब ये है कि दोनों चलेंगे कंटेंट, है ना, एक तरफ थ्योरी चल रही है, एक तरफ उसके क्वेश्चन हो रहे हैं, तो लगभग 10,000 क्वेश्चन भी लग जाएंगे तुम्हारी और थ्योरी भी तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है ना? तो जब तक वैसे शुरू करते हैं, पीपीटी लगती है जब तक, है ना? चलो भाई चलो, बढ़िया। देखो मैं तो ना तुम्हारे बैच को लेकर के बहुत एक्साइटेड हूँ ना, मैं बहुत सकारात्मक हूँ कि तुम लोग बहुत बेहतर करोगे, है कि नहीं? तो अब तुम्हारी भर्ती हो जाए और उस भर्ती के बाद में मैं तुम्हारा जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तुम चले जाओगे, पोस्टिंग हो जाएगी तुम्हारी, फिर मैं स्कूटी लेकर के या मोटरसाइकिल लेकर के बिना हेलमेट के घूमता रहूंगा, ठीक है ना? हैं? अच्छा, पहले मेरे चालान काटोगे, तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा वहीं पर मैं, पता चल गया कि स्टूडेंट मेरा ऐसे कैसे चालान काट दोगे ना? तो तो मेरी इच्छा है कि मैं जहाँ भी स्कूटी में पकड़ा जाऊँ तो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट आके कहता होगा नहीं नहीं गुरुजी जान, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा चलेगा ना, समझे नहीं समझे? तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में गया था एक बार, मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम ऐसे मत सोचना, बात ही बात कर रहे, पढ़ाई का ना, पढ़ा देंगे, पीपीटी लग जाए, पढ़ा देंगे, ठीक है? तो मैं बताता हूँ तुम्हें, कुछ कुछ कहानियां उनको सुन लो आप, है ना, वो बहुत जरूरी है आप उन चीजों को जाने। तो पहले मुझे पुलिस वालों से बहुत डर लगता था कि जैसे पुलिस वाला दिख गया तो मैं मतलब स्कूटी मोटरसाइकिल कहीं वो ले जाता था मैं जहाँ पुलिस वाली ड्यूटी है रास्ते बदल लेता होने चाहिए। अब थोड़ा सा मेरे खुल गया था, मैं एक बार गया था हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही, तो मेरे पास मोटरसाइकिल थी, उसका सच में उसका इंश्योरेंस था, मेरे पास उसमें लाइसेंस भी नहीं था और मैं पकड़ा गया, धरा गया बढ़िया तरीके से, मुझे पकड़ लिया। फिर एक लड़का आया, कांस्टेबल था, बोले सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ पर? तो पता चला, तो उसने बताया सर वहाँ पर पढ़ता था। तो उसने अपने जो एसएचओ होते हैं ना, जो टू स्टार होते हैं, बोले सर ही है, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। तो बड़े आराम से आ गए, उसके बाद पीरियड खत्म हो गया है ना? तो अब तुम भी ऐसे ही करोगे, समझे नहीं समझे? और बाकी तो जो करोगे नहीं करो, लेकिन एक काम जरूर करना, कभी भी किसी को, ऑटो वाले को या किसी व्यक्ति को थप्पड़ नहीं मारना है, समझ भाई बात क्या कह रहा हूँ मैं? थप्पड़ किसी पे भी गलत तरीके से हाथ नहीं उठाना है, समझे नहीं समझे? सही एथिक्स के साथ में अगर तैयारी करोगे पॉजिटिव होकर, तो सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, है कि नहीं? हो तो जाएगा, लेकिन सही एथिक्स रख के चलना है, बिल्कुल अच्छी देखो बाद में जाकर तुम बिगड़ जाओगे, रिश्वतखोरी करोगे, अलग बात है, लेकिन अभी कम से कम बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, अभी भी आगे भी रहना है, समझे नहीं समझे? तो प्रॉपर एथिक्स के साथ में आप जब आप ये मानो, देखो आप अधिकारी होंगे, ठीक है ना, तो अधिकारी रहेंगे तो एथिकल होकर के काम करना है। एक ऑटो में मैं आ रहा था और वो ऑटो वाला बेचारा क्या होता है ना कि जैसे भाई पेट्रोल जलता है जाम के अंदर, उतनी कमाई होती है, तो उस ऑटो वाले वो गलत रास्ते में ले लिया, जाम था तो उसने रॉन्ग साइड लिया, और उस रॉन्ग साइड से और भी गाड़ियां जा रही थी, लेकिन पुलिस वाला आया, उसने साइड 2 स्टार था या 1 स्टार था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, और वो आया, उसने ऑटो वाले को थप्पड़ मारा जोर से, मतलब जितना जोर से मार सकता उतना जोर से मार दिया, और वो ऑटो वाला ने चुपचाप मोड़ करके और चल दिया। फिर मैंने उसको कहा कि मैं उल्टा नहीं मार सकता था, एक बार तो मेरा मन करा कि मैं इसको अभी उल्टा रख दूं उठा करके पुलिस वाला, क्योंकि अपने को डरने की जरूरत है नहीं, खान सर पे, है ना? तो मुझे क्या होता, उठा ले जाते, ठीक है ना? फिर मैं जाकर के थाने सर को फोन करता, तो थाने से पहुंचने से पहले पहले तो अपने छूट के वापस आ जाते हैं ना, अपने तो बाइक जताते, कोई बात थी नहीं उसमें तो, लेकिन इस तरीके के अनएथिकल जो काम है वो ठीक नहीं होते हैं, समझे नहीं समझे? और गलत बददुआई भी लोगों की, कोई आदमी के ऊपर हाथ उठाना इस तरीके से ठीक नहीं है ना। आप उसके मुंह पे हाथ नहीं, शरीर पे थोड़ी मारा है, थप्पड़ शरीर पे थोड़ी लगा करता है, कभी भी शरीर पे लगा, गाल पे थप्पड़ लगा, थोड़ी देर में दर्द होगा, फिर बंद हो जाएगा, काम निशान भी मिट जाएगा, लेकिन अंदर जो मन में जो थप्पड़ लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट पे, वो कभी भी नहीं मारना है। आप चाहे कितने बड़े बन जाओ, लेकिन दूसरे को गिराने की सोचना या दूसरे के स्वाभिमान के ऊपर ठेस पहुंचाना, ये कभी जीवन में नहीं करना। उसके अलावा चाहे भले कुछ भी कर लेना, है कि नहीं? तो इन सब चीजों को भी आप भविष्य में ध्यान रखेंगे, ये उम्मीद करके पढ़ा रहा हूं कि तुम ध्यान रखोगे, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और तुम जीवन में कोई भी गलत काम करोगे और मुझे पता चलेगा तो मुझे बहुत दुख होगा कि मैंने गलत बच्चे को पढ़ा दिया, समझे नहीं समझे? मैं मानूंगा कि काम मैंने ही गलत कर दिया, है कि नहीं, कि गलत बच्चे को पढ़ा दिया, ठीक है ना? तो एथिकल रह करके आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। अब हम अपने टॉपिक्स पर आते हैं, तो टॉपिक्स तो मैं क्या चर्चा करूं इन सब के बारे में बताओ? तो वही सारे टॉपिक है, परिचय है, भौगोलिक संरचना, भौतिक प्रदेश, जलवायु, अपवा, मृदा, वनजीव, कृषि, जनगणना, परिवहन, खनिज ऊर्जा और उद्योग, और समसामयिक मुद्दे जो करंट अफेयर है वो। अब सबसे पहला टॉपिक, क्योंकि हमें टाइम सेव करना है यहाँ पर बहुत ज्यादा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है और मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। इस बात को मैं बार बार ना कहूं कि बोलो बोलो बोलो, बार बार नहीं कहना पड़ेगा, ठीक है ना? साथ साथ आपको बोलना है, देखते हुए बोलना है, समझे नहीं समझे? ध्यान और निगाहें दोनों एक जगह पर हो, ध्यान और निगाहें दोनों एक जगह होंगे तो आपको चीजें जल्दी याद हो जाएंगी, ठीक है ना? तो देखो सबसे पहला हमारा एक टॉपिक आता है और वो सामान्य परिचय में, और पहला पॉइंट है क्या हो गया? हाँ यो स्टैटिक्स। स्टैटिक स्टैटिक क्या होता है? जैसे अच्छा इंस्पेक्टर बता रहे, अरे चुप चुप हो जा, चुप हो जा, हाँ बता इंस्पेक्टर, जैसे भारत की वसती सदैव एक जैसी रहेगी, तो स्टैटिक होता है इसमें। अरे हो जाएगा, हो जाएगा, अरे भाई सब हो जाएगा, सब हो जाएगा ना, सारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता नहीं करनी है ना। अब मेरी जिम्मेदारी, मैं यहाँ आ गया, मेरी जिम्मेदारी, अब सुनो, आप ध्यान से सुनो प्लीज, भाई साहब प्लीज, अब ध्यान दो आप। सबसे पहला पॉइंट है भारत की अवस्थिति। क्या पॉइंट है? भारत की उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? कौन सा गोलार्ध? किसमें? विश्व में। किसमें आएगी? विश्व। तो भारत की दो प्रकार की अवस्थिति हम पढ़ते हैं। एक अवस्थिति पढ़ते हैं वैश्विक संदर्भ में, जब आप पूरी धरती पर देखोगे तो हम कहाँ पर हैं, और जब आप एशिया में देखोगे तो हम कहाँ पर हैं, दक्षिणी एशिया। एक बात को समझो, देखो
अवस्थिति किसी भी स्थान की दर्शाने के लिए दो चीजें हमें चाहिए। अवस्थिति के लिए हमें एक तो चाहिए, एक तो देखो अवस्थितियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो अवस्थिति होती है जिसको बोलते हैं सापेक्ष। कौन सी अवस्थिति होती है? सापेक्ष। सापेक्ष या सापेक्ष कह दो, या फिर इसको आप बोल दो वास्तविक। कौन सी बोल दो? वास्तविक। और एक अवस्थिति होती है निरपेक्ष। कौन सी होती है? निरपेक्ष। और निरपेक्ष को आप कह दो काल्पनिक। कौन सी कह दो? काल्पनिक। एक सापेक्ष हो गई और एक कौन सी हो गई? निरपेक्ष। देखो, तो वास्तविक की बात कहते हैं तो वास्तविक का तो मतलब है कि सब हम कौन से गोलार्ध के अंदर आते हैं, इसको तो सापेक्ष बोलते हैं। हम उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है कि पूर्व में है कि पश्चिम में, तो ये तो वास्तविक या सापेक्ष है। लेकिन जब आप निरपेक्ष या काल्पनिक की बात करते हैं तो इसमें हम किसी भी अवस्थिति को दर्शाने के लिए दो चीजों का प्रयोग करते हैं। एक का तो प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं अक्षांश। किसका प्रयोग करते हैं? अक्षांश। और एक क्या होता है? देशांतर। तो आप ध्यान रखना, आपके सामने चार विकल्प आ जाएं कि बताओ किसी स्थान की अवस्थिति को दर्शाने के लिए आवश्यकता होती है तो कौन कौन सी दो चीजें चाहिए? एक अक्षांश और एक देशांतर। भाई हम इतने अक्षांश पर, कोई मैं कह रहा हूं आपको कि मैं कट रेखा पर खड़ा हूं, 23.5 अक्षांश पर खड़ा हूं, तो 23.5 तो अक्षांश पूरी धरती के ऊपर है, तो बताओ पता कर पाओगे? नहीं। और अगर मैं आपको कह दूं कि साहब मैं वहां खड़ा हूं जहां से अक्षांश 23.5 है और देशांतर 82.5, तो अब आप उस स्थान को ढूंढोगे जहां 23.5 और 82 जहां पर काटते हैं और आपके पास एक पॉइंट कोई ना कोई आ जाए। लेकिन अगर खाली देशांतर कहोगे तो देशांतर तो पूरी धरती के ऊपर है, अक्षांश कहोगे तो अक्षांश तो पूरी धरती के ऊपर है। तो किसी स्थान की अवस्थिति को दिखाने के लिए दो चीजें चाहिए। अवस्थितियां दो प्रकार की होती हैं, एक जिसको बोलते हैं सापेक्ष या वास्तविक, जैसे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है, दक्षिण में है, इसको तो वास्तविक कहते हैं, सापेक्ष। और इस अक्षांश से इस अक्षांश, इस देशांतर से इस देशांतर, ये काल्पनिक है, क्योंकि वास्तव में ऐसी कोई रेखा दुनिया में अस्तित्व में नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन है, कल्पनाएं हैं, केवल पत्थर लगाए हुए हैं कि भाई यहां से कर्क रेखा है, यहां से ये है, यहां से ये, मानचित्र के अंदर सभी उनको बिंदुओं को दर्शाया गया। तो दो प्रकार की अवस्थिति होंगी। हम सबसे पहले पढ़ेंगे सापेक्ष और दूसरा पढ़ेंगे फिर कौन सा? निरपेक्ष। तो सापेक्ष जब पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि हम विश्व में जब सापेक्ष देखेंगे तो हम कौन से गोलार्ध में आते हैं? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अगर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की बात करते हैं तो देखो ये विश्व का मान लो मैप है। इस मैप में यहाँ उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका, और ये रेखा ऐसे जाती है। और जब ये रेखा जाती है तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। इसी का नाम है इसी को बोलते हैं इक्वेटर। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। देखो एक शब्द है और इस शब्द का नाम है विषुव। क्या शब्द है? विषुव। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? और इसका मतलब होता है लंबवत चमकना। कैसे चमकना? लंब, सीधे, ठीक ना, सीधे चमकना। तो वह भाग जहां जब सूर्य चमके और दोनों तरफ प्रकाश बराबर हो, दिन रात की अवधि बराबर हो, उस रेखा को हम कौन सी रेखा कहते हैं? विषुवत। और यही विषुवत रेखा धरती को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में। इस विषुवत के उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ दक्षिण गोलार्ध। तो जीरो अक्षांश के संदर्भ में भारत बताओ उत्तर में है कि दक्षिण में? उत्तर में। फिर एक रेखा है 0 डिग्री देशांतर। इसको दुनिया की अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा माना जाता है। और अंतरराष्ट्रीय मानक जो समय रेखा है ये एक स्थान से गुजरती है, ग्रीनविच स्थान, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? ग्रीनविच रेखा। और यहां से चलोगे तो यहां से 180, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। और यहां से बाएं हाथ की तरफ भाई जब इसको ऐसे घुमाओगे तो 180 ये यहां पर आ जाएगा ना, अरे होगा ना। तो आधा भाग पूर्वी गोलार्ध, आधा भाग पश्चिमी गोलार्ध। तो आप देखोगे भारत पूर्व में है कि पश्चिम में है? पूर्व में है। इसलिए आप कहोगे साहब भारत की वास्तविक अवस्थिति क्या है? तो वास्तविक अवस्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। बताओ बात समझ में नहीं? तो वैश्विक संदर्भ में भारत की वास्तविक अवस्थिति क्या है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, इसे हम सापेक्ष या वास्तविक अवस्थिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। कुल दिशाओं की संख्या 4 या 8 10 कितनी दिशाएं हैं? कितनी दिशाएं हैं? आपने कभी हवन देखा है? हवन होता है या फिर शादी में बावड़ी हो गया, सावन के अंदर को हरा हरा दिखाई देता है शादी में। चलो शादी मान लो, कोई बात नहीं। तो आप देखते हो पंडित जी जो होते हैं वो एक बार ऐसे, वो हरी घास आती है दूब जिसको बोलते हैं, एक पानी में डुबोते हैं, एक बार ऐसे करते हैं, एक बार ऐसे करते हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर एक बार ऐसे करता है और एक बार नीचे करता है। तो ये 10 दिशाओं में है ना। तो 10 दिशाओं का नाम भी लेता है वो। और आप देखोगे अरे ये कौन है, इतना बुरी तरीके से बना रहा है ऑनलाइन वाले बच्चे, इनको ब्लॉक कर दो कैसे कमेंट करे जा रहे हैं बावड़ी की तरह। तो देखो 10 दिशाएं होती है। एक दिशा मान लो पूर्व है, एक इसके विपरीत पश्चिम, एक उत्तर है, एक दक्षिण, एक उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, एक आकाश की तरफ और एक पाताल की तरफ। आकाश और पाताल बिहार बोर्ड की किताब में दिशाओं का चैप्टर दिया हुआ है। सुन लो मेरी बात, क्लास 6वीं में या 7वीं में बिहार बोर्ड की किताब में। और एक बच्चे ने मेरे पास एक सिलेबस भेजा था, मध्य निषेध का कोई ऐसा कोई सिलेबस था। उसने कहा गुरुजी एक बार देख के करवा दो। तो आप उस सिलेबस को उठा के देखोगे, कल मैं क्लास में दिखाऊंगा आपको, है ना। और उस सिलेबस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्लास 9 और 10 जो बिहार बोर्ड की किताब आती है आप उनको खरीद सकते हैं। और उन किताबों के अंदर जो चैप्टर के नाम है ना, वो सिलेबस बनाते समय उस किताब का चैप्टर का इंडेक्स उठा करके सिलेबस के अंदर जो कहते हो चिपका दिया। समझे नहीं समझे? तो बिहार बोर्ड की किताबों को जरूर निगाह में रखना है ना। और बिहार बोर्ड में कई ऐसे रेयर पर्सन, रेयर जो क्लास में कवर टीचर नहीं करवाता है। भाई टीचर अगर अवेयर है, चीजों पर निगाह रखता है सही ढंग से कि क्या चल रहा है, क्या आना है, क्या आ सकता है, जब तो अपडेट करवा देगा, है ना। नहीं तो कईयों को तो होश ही नहीं रहता है क्योंकि दूसरे टिप आपके पढ़ाते हैं। समझे नहीं समझे? तो बात यह है कि बिहार बोर्ड की किताब कम से कम 9वीं 10वीं की किताब आप जरूर खरीद लेना। बिहार बोर्ड की 20-30 रुपए किताब आएगी, एक किताब 40 रुपए की होगी, है ना। समझे नहीं समझे? तो 40-50 की किताब आएगी, वो ले आना, 100-150 रुपए लग जाएंगे तुम्हारे। उनको पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं, उनको रखना है। और जब टीचर पढ़ाते हैं ना क्लास में, उसके बाद किताब में हल्का हल्का एक रीड आउट कर लेना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो सर ने क्लास में डिस्कस नहीं किया। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो उसको पॉइंट को अगर क्लास में डिस्कस हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो उस पॉइंट को हाईलाइट करके और कॉपी में नोट कर देना है कि अब ये पॉइंट छूट गया था। समझे नहीं समझे? जरूर जरूर ध्यान रखना इस बात का। बिहार बोर्ड की किताब खरीद के लानी, एनसीईआरटी नहीं लेनी। बिहार बोर्ड की किताबों को लेना क्लास 9-10 का ज्योग्राफी, ठीक है ना। चलो ये तो ये होगी 10 दिशाओं के एक बार नाम आप देख लो। और 10 दिशाओं में आप चलोगे तो एक उत्तर है, एक दक्षिण है, एक पूर्व है, एक पश्चिम है। ये उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा को क्या कहते हैं? ईशान। भगवान शिव का जो नाम है वो क्या है? ईशान। तो ईशान कोण जो है ना वो उत्तरी पूर्वी दिशा में है। तो वैश्विक संदर्भ में भारत की अवस्थिति किस कोण में आती है? ईशान कोण। ईशान कोण में आती है, ईशान कोण में आती है। ये होगी बात। और एशिया के संदर्भ में ये पूरा हमारा एशिया है और इस एशिया में हम कहां पर है? दक्षिणी एशिया में आएंगे। तो ये तो हुई आपकी सापेक्ष या वास्तविक अवस्थिति होगी। अगली बात पर आते हैं। नेक्स्ट चलो आप अगली बात पर आओ। दूसरा पॉइंट देखो आप, एक आता है भारत का अक्षांशीय और भारत का देशांतरीय विस्तार। बोलो सारे बताना एक बार। 6:45 से 37 6 सारे बोलो। 6:45 से 37 है। इधर देखे, मेरी तरफ देखे। 6:45 से 37 है। फिर बोलो 6:45 से 37 है। 8:4 से 37 है। 8:4 से 37 है। 8:4 से 37, 6:45 से 37 है। 8:4 से 37 है। 6:45 से 37 है। 6:45 से ऐसे ही रटना पड़ेगा, है ना। 6:45 से 37, किसी को दिक्कत तो नहीं है? रट दो ऐसे रटना पड़ेगा, विकल्प है नहीं अपने पास कुछ, है ना। तो 6:45 से 37 है। 8:4 से एक और डेटा 876 876 876, है ना। 876 ऐसे करके वो याद कर लेना, ठीक है ना। देखो ये यहाँ पर एक द्वीप समूह है, इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार। क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार
तो देखो ये है अंडमान निकोबार, ठीक है ना, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार है ना, ये यहाँ पर है, और यहाँ पे द्वीप पड़ता है, इसका नाम है ग्रेट निकोबार। कौन सा द्वीप पड़ता है? ये बहुत चर्चा में है ना। ग्रेट निकोबार की जनजातियां कौन कौन सी हैं, मैं अंडमान निकोबार में लिखवा दूंगा सारा, लेकिन जनजातियां ओंगे, सेंटिनलीज, जारवा, अंडमानी, सोम्पेन, सबको पता है। लेकिन इसमें से जो टफ क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि निम्न जनजातियां, नाम लिखेगा, जारवा, ओंगे, सेंटिनलीज, सोम्पेन जनजातियां अंडमान निकोबार में निवास करती हैं। ये तो पसंद दे दिया आपको पेपर में, आगे लिख दिया कि निम्न में से कौन सी जनजाति का निवास ग्रेट निकोबार में। बात समझे भाई, ये जनजातियां आप रट के गए, पता चला कि इनमें से ये बताना कि इनमें से कौन ग्रेट निकोबार में, वहां फंस हो गए, क्योंकि ये ज्यादा चर्चा में चर्चित होता है, इसलिए हमें उसके ऊपर जरूर ध्यान रखना है कि इसमें से क्या ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस तरीके प्रश्न इंपोर्टेंट हो जाएगा तो वापस जाओगे आप, और ऐसे प्रश्नों को जब आप ठीक करके आओगे तब आप सिलेक्शन वाली लिस्ट में खड़े होगे साइड में आकर के, नहीं तो फिर भीड़ तो सारी कर ही रही है अपने हिसाब से तैयारी। तो यहाँ पर ग्रेट निकोबार पड़ता है, इसी के ऊपर आपका पड़ेगा कौन सा, यहाँ पर सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, कौन सा पड़ता है, इंदिरा पॉइंट, और यहीं पर आपका अक्षांश है 6:45, कौन सा है 6। अच्छा एक बात तो अंडरस्टूड है, समझने के इसमें दिमाग लगाना तो है ही नहीं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो सारे अक्षांश उत्तरी है। अरे सीधी सी बात है भाई, हम विश्व रेखा से ऊपर है तो सभी अक्षांश उत्तर है, और हम पूर्वी गोलार्ध में है तो सारे देशांतर पूर्वी। भारत के संदर्भ में अक्षांश उत्तरी आते हैं और देशांतर सदैव पूर्वी आते हैं भारत के संदर्भ में, ठीक है। तो 6:45 उत्तर से लेकर के 37 है उत्तर, और मुख्य भूमि की जब बात करेगा तो 8-4 उत्तर से लेकर के और 37 है उत्तर। ये दूरी 3-2-1-4, 3-2-1-4, 3-2-1-4, 3-2-1-4, 29-33 अंतराल 281 किलोमीटर। इसको मत रखना, अगर आ जाए तो घटा के देख लेना, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये इसका हुआ विस्तार। अब सारे लोग एक बार फिर से रटेंगे ना, 68-7 से 97-25 बोलो, 68-7 से 97-25, फिर से बोलो 68-7 से 97-25, 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 है ना। तो एक मिनट रुको, अब अक्षांश बोलो, 6:45 से 37 है, 6:45 से 6:45 से 8-4 से 37 है, 8-4 से 37, 68-7 से 97-25, 68-7 से 97-25, 68-7 से 97-25, उत्तर दक्षिण 3-2-1-4, 3-2-1-4 और 29-33। तो ये हो गया तुम्हारा विस्तार अक्षांश। देखो सबसे ऊपर एक बिंदु है, इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। क्या नाम है? इंदिरा कोल। कोल ऊपर है और बिंदु पॉइंट नीचे, पॉइंट नीचे, कोल ऊपर, पॉइंट नीचे, कोल ऊपर। कोल ऊपर ही आता है भाई, हमने फोन मिलाया, कोल कहाँ जाएगा? ऊपर, सैटेलाइट। इसलिए कोल हमेशा कहाँ पर जाता है? जब फोन मिलाते हैं तो सिग्नल्स ऊपर जाते हैं और ऊपर से सिग्नल आते हैं। तो कोल का संबंध सैटेलाइट से, ऊपर से, इसलिए याद रखना ऊपर वाला बिंदु हमेशा कौन जाएगा? इंदिरा कोल आएगा, और नीचे वाला कौन जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इसका नाम है पिगमेलियन पॉइंट। क्या नाम है? पिगमेलियन। इसका नाम है पार्सन। क्या नाम है? पार्सन। इसका नाम है लाहिचांग, लाहिचांग, लाहिचांग। और ये कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार। अब देखो ये वाला जो बिंदु है ना, ये पीओके में है। कहाँ पर पड़ेगा? पीओके। वैसे अविवादी क्षेत्र में एक बिंदु पड़ता है NJ9842, NJ9842। देखो 9, देखो 9 से कम कितना होता है? 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा तो 9, 8, 4, 2, 9, 8, 4, 2, है ना। तो सबसे उत्तर में हुआ इंदिरा कोल, सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का नाम पिगमेलियन पॉइंट, इसी का नाम पार्सन पॉइंट, इसी का नाम लाहिचांग। कहाँ है? ग्रेट निकोबार। मुख्य भूमि किसी बात कर रहे हैं? मुख्य भूमि मेनलैंड, ये तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी। तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, कुमारी अंतरिक्ष और केप कोमोर किस राज्य में है? तमिलनाडु। कुमारी, आपने नाम सुना होगा कुमारी। कुमारी का मतलब क्या होता है? तो कुमारी जो है कृषि का एक प्रकार है। किसका प्रकार है? कृषि का एक प्रकार है। देखो एक क्वेश्चन अभी यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया, ये क्वेश्चन कि स्लैश एंड बर्न कृषि जिसे झूम कहा जाता है, ये कहाँ की जाती है? तो ये कहाँ की? नॉर्थ ईस्ट के अंदर। भाई पूर्वोत्तर भारत में आदिम जनजातियों के द्वारा एक खेती की जाती है, उसमें पेड़ों को काटते हैं, जलाते हैं और उस भूभाग के ऊपर क्या करते हैं? खेती करते हैं। इस खेती के प्रकार को बोलते हैं स्थानांतरित, या फिर इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ, कर्तन और दहन। तो ये खेती बोलते हैं आदिम जनजाति करती है। पर्यावरणीय शत्रु कृषि कहते हैं, क्योंकि पेड़ काट के जलाते हैं तो पर्यावरण को क्या होता है? नुकसान होता है। सिंपल सी बात है। और ये जो कृषि है इसको पूर्वोत्तर के अंदर, इसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट में झूम कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम। क्या बोलते हैं? झूम। झूमिंग खेती कहते हैं, झूमिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। और ऐसी ही खेती जब पश्चिमी घाट में की जाएगी तो पश्चिमी घाट में इस खेती का नाम पड़ता है कुमारी। क्या नाम पड़ता है? कुमारी। कुमारी, है ना। देखो जब इस कन्याकुमारी को क्रॉस करके आप, अगर जैसे कन्याकुमारी चले गए आप, अब कन्याकुमारी को क्रॉस करके समुद्र में एंटर कर जाओगे, समुद्र में एंटर करने के बाद में, समुद्र में एंटर करने के बाद में और फिर क्या हो जाएगा? दीदी बताओ ना क्या हो गया? बता दो मुझे, बता दो। आ गया हूँ, क्या हुआ बताओ जी? डस्ट उड़ रहा है नीचे का, इधर ऊपर भूगोल चल रहा है, तुम नीचे डस्ट पे ध्यान दे रही हो। दीदी कैसे काम चलेगा बताओ? एक चाय मंगवाओ इनके लिए, इनका मन नहीं लग रहा। बावली, बावली लड़की हो बताओ क्या? सर में दर्द है? मेरे भी सर में दर्द हो रहा है, लुगाई से लड़के आया हूँ अभी। बता तू बावली है, मैं कह रहा हूँ इसको पढ़ लो, तुम अलग ही दुनिया। सुन तुम दूर हो, चलो बैठो दूर। अरे तब खिसक जा, खिसक जा। ए भाई खिसक, थोड़ी खिसक। हाँ थोड़ा गैप रखो। देखो लड़कियों में सच में दिमाग नहीं होता। देखो आगे देखो अब सुन लो इधर। अच्छा ठीक है, तो देखो दिमाग होता है तो सर नहीं दुखता है ना। अच्छा कोई बात नहीं। देखो मैं कई बार समझा चुका हूँ आपको कि तुम चुपचाप पढ़ा करो, लेकिन ना पढ़ा के दिखा मास्टर कैसे पढ़ाएगा। तो कुमारी पश्चिमी घाट में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार। अच्छा सबसे पूर्व में कौन सा है? किबीतू या वालांगू। क्या है? किबीतू या वाला, सारे बोला करो किबीतू या वाला, किबीतू या वाला। भाई साहब इसमें दो शब्द है, एक है अरुण, कौन सा शब्द है? अरे वाह भाई अरुण, और एक है आंचल, है ना। देखो एक अरुण है, एक आंचल है, दोनों बहन भाई हैं, ठीक है ना। देखो अरुण का मतलब होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। आंचल का मतलब है गोद, आंचल का मतलब गोद। तो बताओ सबसे पहले सूर्य कहाँ पर होगा? तो बताओ सबसे पहले अंत कहाँ पर होगा? ना ना, ध्यान रखना है। अरे जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होगा वहीं सबसे पहले अंत होगा, क्या सूर्यास्त होगा? सही बात है ना। ऐसे पेपर में प्रश्न कंफ्यूज करते हैं, ऐसे प्रश्न लग जाते हैं। वहां देखो अपने मास्टर ने पढ़ा के भेजा था कि सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल, तो अरुणाचल में सबसे पहले सूर्योदय, उसके अलावा अगर प्रश्न आ गया तो गुजरात। मेरी बात समझे नहीं समझे? लेकिन उसने क्या पूछा? उसने पूछा सबसे पहले अंत या सूर्यास्त कहाँ पर होगा? तो कहाँ पर होगा? अरुणाचल। भाई जहाँ पहले उदय वहाँ पहले अस्त, जहाँ बाद में उदय वहाँ बाद में अस्त। सिंपल सा फंडा है, इसमें थोड़ी ना कोई समझने की चीज है। तो सबसे पहले यहाँ उदय होता है और सबसे बाद में आपका सबसे लास्ट में होता है कहाँ पर? गौर माता गुजरात। गौर माता है, गोहर मोती है गुजरात में। और जो समय का अंतर है इसमें कितने का है? 2 घंटे का, है ना। तो जब मैं इस समय फोन करता हूँ घर पे तो सूरज छिप रहा होता है,
इस समय जब फोन करता हूँ घर पे बात लगभग 7 बजे के आसपास 7:30, तो वहाँ सूरज धीरे धीरे छिप रहा होता है, यहाँ अंधेरा हो चुका होता है, तो वो समय का अंतर समझ में आता है कि हाँ भाई टाइम का अंतर है, ठीक है ना। और ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो सूर्य यहाँ पर है तो पृथ्वी ऐसे खिसकती है ना, पृथ्वी ऐसे, तो देखो सूर्य किरण यहाँ गिर रही है, फिर धरती पश्चिम से पूर्व घूमती 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 सबसे लास्ट में जाएगा, इसलिए ये ऐसा होता है, ठीक है ना। तो सबसे उत्तर में बिंदु इंदिरा कोल, सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट, सबसे पूर्व में वालांगो के बिंदु, सबसे पश्चिम में गौर माता, उत्तर में राज्य लद्दाख, दक्षिण में ग्रेट निकोबार, अच्छा मुख्य भूमि पर तमिलनाडु, कन्याकुमारी, कुमारी, अंतरिक्ष केप, कोमोरिन, पूर्व में राज्य अरुणाचल, पश्चिम में राज्य गुजरात, और कुमारी एक प्रकार की एग्रीकल्चर है, कृषि का एक क्या है प्रकार है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इस मैप को आप समझो, ये असली माल है ना, जिसको मसाला कहते हैं ना पढ़ने का, है कि नहीं भाई, सच में भैया अच्छा कंटेंट है, मुझे पता है ना। देखो तो भाई ऐसे थोड़ी मेहनत करके आए, बताओ देखो अब इसको पूरे को ध्यान से सुनो, पूरा सिनेरियो समझो। 1947 में पाकिस्तान ने अटैक किया भारत पर नहीं, जम्मू कश्मीर पर, किस पर किया? जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का विलय किसमें कर दिया? भारत में। अब भारत बन चुका है जम्मू कश्मीर, लेकिन जब तक हम पाकिस्तान की सेना को बाहर भगाते, जब तक पंडित नेहरू जी से गलती हो गई और वो इस मामले को कहां लेकर चले गए? यूएन, और उनके ऊपर दबाव आया वैश्विक स्तर पर कि भाई साहब इसको बंद करो युद्ध को। पटेल साहब कह रहे थे रुक जा, अभी रुक जा, 2-3 दिन और रुक जाते हैं, इनको निपटा देते हैं, पूरा प्रॉपर खाली करवा लेते हैं। बोल ना बाद में खाली करवा लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेहरू जी थोड़े से सॉफ्ट व्यक्ति थे ना, बहुत नरम स्वभाव के व्यक्ति थे। भूटान कहता था कि हम मिल जाते हैं ना आप में, आज मिल जाते हैं आप में, नेपाल भूटान कहता हम मिल जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पूरी दुनिया के संदर्भ में भारत उस समय भी एक शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करता था, ठीक है ना। और नेहरू जी कहते ना ना तुम आराम से रहो, हम आपका संरक्षण करेंगे, तुम स्वतंत्र रहो, क्योंकि हम 200-300 साल गुलामी झेल कर आए हैं, तो आप कल बाद में कह दो कि देखो हम भारत के गुलाम हमें बना लिया, तो थोड़े सॉफ्ट नेचर के थे। उसी समय ये जो पाकिस्तानी सेना थी उसने इस हिस्से पर कब्जा कर लिया, ये हिस्सा आज हमारा कहलाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। बोलो क्या कहलाता है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके। एक गधा है वहां पर, ठीक है ना, वो पढ़ा रहा था इधर यूट्यूब पर, और वो कह रहा था कि आईओके, क्या कह रहा था वो? कह रहा था आईओके, इंडिया इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर। इतना मारेंगे ना कि होश ठिकाने आ जाएगा, है कि नहीं? उनको पता नहीं है खाली यूपी और बिहार 35 करोड़ की आबादी है है ना, नहीं पता है ना, 35 करोड़ की आबादी, कितने की है? 35 करोड़। मेरी मम्मी हरियाणा की है, मेरे पिताजी की हिम्मत नहीं है मम्मी के सामने बोल जाए, समझे नहीं समझे, और हरियाणा बगल में लगता है, और वहाँ की महिलाएं इतनी खतरनाक है ना, इतनी खतरनाक है ना भाई साहब, मैं जानता हूँ, मैंने बचपन से देखा है, सही में बिहार की महिलाएं बहुत सीधी हैं, सीधी गाय हैं ये मान अरे गाय मतलब स्वभाव गाय के जैसा है, कुछ नहीं कहना ना। और मुझे पता है भाई साहब हरियाणा की महिलाएं बैल के समय आप ये मान खतरनाक होती हैं, सच में दबंग महिलाएं होती है। तो पाकिस्तान को होश है नहीं, सच में सही बात यही है, मतलब बेवकूफ है। आप समझो एक बार, एग्रीमेंट जैसे आपने हमें आकर के आपने केजीएस एप्लीकेशन पर गए और आपने वहां पर 99 रुपए पेमेंट करके बैच खरीद लिया, ठीक है ना। अब आपके पास प्रूफ है ना कि सर 99 रुपीज मेरे अकाउंट से आपके पास गए, है कि नहीं सर? आप हमें इसके बारे में आप ये कोर्स अवेलेबल करवा दो, है ऐसे डॉक्यूमेंट है। वहां का जो राजा था उसने साइन कर दिया। अच्छा ठीक है, तो राजा ने जब साइन कर दिया कि हाँ भाई जम्मू कश्मीर किसका हुआ? भारत का, और वो पेपर इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप किसी भी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी जाकर डाउनलोड करके देख लो, साइन कर रखे हैं कि जम्मू कश्मीर किसका है? भारत का। फिर भी पगला पड़ाता है इंडिया इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब समझ लो आप एक बार किस हिसाब के जाए, मतलब वो लोग बेवकूफ। अब देखो आप, ये पीओके था, इधर से 1962 में लड़ाई हुई, किसके साथ में? चीन से लड़ाई हुई, तो चीन ने भी कब्जा लिया, है कि नहीं? तो चीन ने कब्जा लिया, और चीन ने कब्जा तो ये चीन इसको क्या बोलता है? इसको बोलता है अक्साई चाइना, अक्साई चीन बोलता है, अक्साई है ना। अक्साई शब्द का क्या अर्थ होता है? इसको आप जरूर एक बार जाकर के सर्च करना, अक्साई शब्द का अर्थ क्या होता है, अक्साई का, इसको जरूर सर्च करना। अक्साई चीन भाई इधर से इसने कब्जा कर लिया। अब जैसे ही 62 में कब्जा किया तो इधर बीच में एक बच गया ग्लेशियर इतना कि तापमान होता है -50-60 डिग्री, ना कोई आए ना कोई जाए, किसी का कोई कब्जा नहीं। लेकिन हाँ, किस राज्य के अंतर्गत आता था? जम्मू कश्मीर। ना तो इस पे चाइना जाता, ना इसके ऊपर कौन जाता था? पाकिस्तान। कोई नहीं जाता था, खाली पड़ा हुआ था, सुनसान पड़ा हुआ था, ठीक है ना। इसने कब्जा किया 1962 में ऊपर का जो ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम क्या हुआ? सियाचिन ग्लेशियर। चलो ठीक है, ये सब सिनेरियो अपना बन गया। अब जब चीन ने भारत पर अटैक किया तो एग्रेसिवली अटैक किया, भारत को उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस युद्ध के बारे में ऐसा कहते हैं कि ये भारत चीन के बीच ऐसा युद्ध था जिसमें ना भारत जीता, ना भारत हारा, ना चाइना जीता, ना चाइना हारा, क्योंकि युद्ध चल रहा था और चाइना की तरफ से वॉर को रोक दिया गया। नहीं अगर चाइना वॉर रोकता तो उस समय पर स्थिति ऐसी बनी थी कि अमेरिका किसके ऊपर अटैक कर देता? चाइना पर, कि ये रोकना ही रोकना था। उसके अलावा सर्दियां आ गई थी, और सर्दी आने के कारण पूरा हिमालय बर्फ से ढक गया था, तो अब चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो अटैक करे। आज के जैसे मिसाइलें उस समय पर थी नहीं, तो ये युद्ध रुका, इसमें ना कोई जीता ना कोई हारा। लेकिन हाँ, चीन इसमें लीड ये ले गया कि चीन ने बड़े हिस्से पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। चांगथांग पठार है, कौन सा पठार है? चांगथांग पठार है। तो यहाँ पर उसने कब्जा किया, और जब इसने कब्जा कर लिया और चूंकि भारत को नुकसान हुआ, निसंदेह नुकसान हुआ, तो इस पगले ने, पाकिस्तान ने क्या किया कि ये जो एक हिस्सा था, ये बड़ा हिस्सा, इस हिस्से को इसने, इस हिस्से का नाम क्या है? सक्सगाम घाटी। क्या नाम है इसका? सक्सगाम घाटी है। और इस सक्सगाम घाटी को ये पाकिस्तान ने किसको गिफ्ट कर दिया? चाइना। बात समझ में गई? तो ध्यान रखना, सक्सगाम घाटी मानचित्र में आपको कहां दिखेगा? तो मानचित्र में दिखेगा सियाचिन ग्लेशियर के पश्चिम में। सक्सगाम घाटी वह क्षेत्र है जो वास्तव में किसका भाग है? पीओके का भाग है, लेकिन वर्तमान में किसके नियंत्रण में है? चाइना के नियंत्रण में, क्योंकि यह हिस्सा किसको गिफ्ट कर दिया गया? 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। बात समझ में आई? तो सक्सगाम घाटी ये पीओके का भाग है जो चाइना को गिफ्ट कर दिया गया, किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। बताओ सबको समझ में गया? हमने यहाँ पर लिख दिया है, हमने यहाँ पर लिखा है कि पीओके का हिस्सा है, 1962 के भारतीय युद्ध के बाद पाकिस्तान द्वारा चीन को दिया गया। यह चीन के सिंजियांग या जिंजियांग प्रांत के साथ में संलग्न है या अटैच है। अक्साई चीन क्या है? लद्दाख का पूर्वी हिस्सा, जिस पर वर्ष 1962 के भारतीय युद्ध के दौरान चीन ने कब्जा कर लिया था। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लड्डू नहीं लेनी है ना, नहीं लेनी बिल्कुल भी ना। तो देखो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। और यहाँ पर एक बिंदु पड़ता है आपका जिसको बोलते हैं NJ9842, तो LAC है, और यहाँ पे एक झील पड़ती है, इसको बोलते हैं पेंगोंग झील। कौन झील पड़ती है? पेंगोंग झील पड़ती है, पेंगोंग झील है। तो ये झील पड़ती है आपकी कौन सी? पेंगोंग झील। ध्यान रखना, LAC पर स्थित पेंगोंग झील। ये वाली जो लाइन है, इस तरीके से जो लाइन आती है, इस लाइन को कहते हैं LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। देखो लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ज्यादा अंतर नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे ना। जो लाइव वाले बच्चे हैं, उन लाइव वाले बच्चों को इंटरनेट की समस्या थी, और आपको जो ये कोर्स है अभी क्लास जैसे तुरंत खत्म होगी तो तुम्हें अवेलेबल करवा देंगे तुरंत। लाइव वाले बच्चे कमेंट दिखा दो एक बार, अशोक जी कमेंट दिखाओ इन बच्चों की। तो क्लास को अभी अपलोड कर देंगे, क्लास के तुरंत होते 10-15 मिनट में ना। आप थक तो नहीं गए ना? पक्का बोर तो नहीं हो रहे हो? हाँ, जब भी बोर हो तो मुझे बता देना, ठीक है ना। थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे बीच में, है ना। तो देखो दुनिया में सबसे कठिन काम यही है, पढ़ना, है ना। बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। तो अब मैं कहूँ कि मैं 50 घंटा लगातार ऐसे पढ़ देता हूँ तो गलत बात है, तो थोड़ा मुश्किल होता है एक जगह बैठकर पढ़ना। तो जब भी आपको लगे कि सर बोर हो रहे तो बता देना ना। देखो पीओके की जो राजधानी है वो कौन है? मुजफ्फराबाद। कौन राजधानी है?
इसकी अवस्थिति यहाँ पर है, यहाँ देखोगे तो पीओके के दक्षिण में, पीओके का दक्षिणी भाग दक्षिण में स्थित है आपकी, जिसको बोलते हैं कौन सा, मुजफ्फराबाद, एक सिटी है, ठीक है ना। चलिए ये वाली मैप समझ में आया सबको, सक्सनाम घाटी, सियाचिन ग्लेशियर और ये तमाम चीजें, सियाचिन को आगे पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल से, ठीक है ना, जब वहां पढ़ेंगे। आप देखो भारत का क्षेत्रफल है ना, देखो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263, 32,87,263 है ना, 263, 32,87,263, सारे बोलो 32,87,263, 32,87,263, 32,87,263। वे बच्चे भी बोले जो नहीं बोल रहे हैं, 32,87,263। देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना आप, है ना, देखो कंफ्यूज मत होना। देखो इसको ऐसे लिख सकता है 32.87 लाख, 32.87 लाख। इसको ऐसे भी लिख सकता है 3.28 मिलियन, 3.28 मिलियन। और यह संपूर्ण विश्व का 2.42, डेटा ऐसे याद रखना है 2.4। देखो हो सकता है अपन जनरली क्या पढ़ते हैं 2.4, लेकिन वो पेपर में पता थोड़ी ना है उसका दिमाग क्या काम करता है। 2.40, 2.41, 2.42 और डी 2.43। बताओ कौन सा है? नहीं पता है, अभी तो कर लो, मुझे पता है, अभी तो हो जाएगा, अभी तो आसान है ना। पेपर में जब यही प्रश्न आएगा यही सेम, तो वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझे नहीं समझे? तो ये ध्यान रखना, पेपर में गलती नहीं है। 2.42, 2.42। अच्छा, सबसे बड़े जो देश हैं रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। बोलो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो भैया ये तो है रसिया, है ना, रूस है, इधर से सीधे कनाडा। कौन सा है? कनाडा, रूस कनाडा, रूस कनाडा। इसके बाद में आता है चीन, रूस, रूस के बगल में कौन आया? कनाडा। नहीं नहीं, वापस आओ, वापस आओ, चाइना। कहाँ पर आओगे? नहीं, फिर वापस आओ यूएसए। कहाँ पर जाओगे? यूएस। अच्छा, आप चलिए रूस से गए कनाडा, फिर वापस आए चाइना, फिर वापस गए यूएस, यहाँ पे आएगा ब्राजील। अच्छा, सीधे ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे आएंगे? ऑस्ट्रेलिया। और फिर भारत। आई बात समझ में? रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रूस, कनाडा, चीन, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ऐसे रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ये कहता है SCERT। बिहार बोर्ड की किताब 9वीं में देखोगे तो बिहार बोर्ड की 9वीं में लिखा है 1 नंबर, 1 नंबर पे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। सुनो 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 भाई, सुनो सुनो, प्लीज 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 प्लीज, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। देखो जी देखो, ध्यान दो। ये तो बिहार बोर्ड में लिखा हुआ है 3 पर चाइना, 4 पर यूएसए। एनसीईआरटी लिखता है 3 पर यूएसए, 4 पर चाइना। बिहार बोर्ड को प्रेफरेंस पहले रखना, 2 नंबर पे प्रेफरेंस कौन सा रहेगा? एनसीईआरटी। तो ये आपका आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे। क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य, राम महान उत्तराधिकारी थे। फिर से बोलो सारे, बोलो राम महान। मैं कहीं नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं राम महान उत्तराधिकारी थे। रासे, रासे, में से, महा से और उत्तरा से। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। देखो आप सब जानते हैं कि भाई साहब 1 नवंबर 2000 कौन सा समय आता है? 1 नवंबर, 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़। देख लो, ऐसा है, फोन रख ले जेब में ना, कोई भी फोन नहीं निकालेगा क्लास में। जितने भी फोन है घर पे सारे विद्यार्थी फोन छोड़ के आएगा, क्योंकि देखो ये जितनी भी पीडीएफ है आप बहुत एक्साइटेड रहते हो, अच्छी बात है ना। मुझे तो खुश होना चाहिए कि देखो बच्चे फोटो खींच रहे हैं क्लास में ना, लेकिन क्या हो गया? खींच के आ रही है इस उम्र में, इसकी नहीं आनी चाहिए। शादी के बाद किसी के नहीं उठाएगा। पहले मुझे बताती, देखो एक बार बात बंद हो गई हमारी ना, तो देखो क्या होता था, नहीं होता नहीं था, सॉरी। अरे क्या बता रहा था मैं? तो फोन बता रहा था, फोन को ना जेब में रख लिया करो, फोन को बाद मत निकालो बिल्कुल भी, ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, है ना। तो यहाँ याद करना है, याद मेमोराइज करना है सब, ठीक है ना, खूब याद करना है, खूब रखना है बैठकर। तो 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, एमपी से, एमपी से, एमपी से, हाँ देखो 1 नंबर की छत थी, मध्य प्रदेश में गिर गई। ऐसे याद कर लो आप, है ना, डेट भी याद हो जाएगा, ट्रिक भी याद रह जाएगा ना। 1 नंबर की छत बनी हुई थी, लेकिन वो मध्य प्रदेश में गिर गई। तो 1 नंबर मतलब 1 नवंबर को अलग हुआ एमपी से छत। 15 नवंबर को आती है बिरसा मुंडा की जयंती, बिरसा मुंडा की। और बिरसा मुंडा साहब का जो संबंध है वो बताओ किससे है? झारखंड से है, झारखंड और बिहार अपना भी संबंध है ना। तो बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर, इसलिए ध्यान रखना 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ। तो 1 नंबर की छत गई एमपी से, तो 1 नवंबर को तो छत्तीसगढ़ अलग होता है, और 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती, और 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ किसे? बिहार से। क्लियर बात? एक डेट बच गई 9 नवंबर, उत्तराखंड यूपी से। उत्तराखंड 1 नवंबर छत्तीसगढ़, 1 नवंबर, 9 नवंबर उत्तराखंड, और 15 नवंबर झारखंड। ये 3 राज्य सेपरेट हुए नवंबर 2000, 1 9 15, 1 9 15। समझ में बात? तो जो एमपी सबसे बड़ा हुआ करता था, अब वो तो हो गया 2 नंबर पे, और जो राजस्थान 2 पर हुआ करता था वो हो गया 1 नंबर। तो 1 नवंबर 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? एमपी। वर्तमान में सबसे बड़ा राजस्थान। दूसरा मध्य प्रदेश, महान उत्तराधिकारी तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। देखो जब भी आप कोई काम करते हो तो आप एक नंबर लेते हो, उसको बोलते हैं जीएसटी नंबर। कौन सा नंबर होता है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है ना, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। ध्यान रखिए, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। तो देखो सबसे बड़े 4 राज्य आएंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सबसे छोटे गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। विच ट्रिक याद कर सकते हो आप, जीएसटी नंबर सबसे छोटे। देखो सबसे छोटा राज्य गोवा, सब कर लेंगे, लेकिन किसी समय पेपर में तुम्हारे में पूछे तीसरा सबसे, तो आपको फिर सीक्वेंस याद रहना चाहिए, है ना। त्रिपुरा तीसरा है, इसमें नाम में ही आगे 3 आ रहा है, तो वो तो आसानी से याद आ जाएगा। जीएसटी नंबर 4 सबसे बड़े और 4 सबसे छोटे याद रखना, इनके क्रम से आप ध्यान रखिएगा तो पेपर में काम आ सकता है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इतना इंपॉर्टेंट डायग्राम है। एक इंस्टीट्यूट में जहाँ मैं पढ़ाता था पहले, बहुत पहले, उस संस्थान के मालिक ने क्लास ली, ऑनर जो थे, और मैं क्लास ले रहा था, और ऐसे ही मैं पढ़ा रहा था ऑनलाइन।
और वो फोन चलाते हुए मेरे पास आई क्लास में, आके मुझे बात बोला के मुझे गले लगा रहे यार अमित मजा आ गया यार, तूने यार बहुत बढ़िया समझाया यार, तो यार मुझे आज तक समझ में नहीं आया नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या है ना। तो बहुत खुश हुए, तो मुझे पहली बार महसूस हुआ कि नहीं यार कि मैप बना करके पढ़ाने की जो अप्रोच है वाकई में बहुत बढ़िया है। क्योंकि जब अपने मैप ड्रॉ करते हैं ना तो बच्चा उसको ध्यान से देखता है, अच्छा इधर से ये जा रहा है, इधर से ये बना रहा है, इधर से ये बना रहा है ना। तो डिजिटल मैप भी ठीक है, लेकिन बना के जो पढ़ाते हैं उसका एक बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ता है, दिमाग में चीजें छप जाती है जो कहते हो ना। तो खैर अब चलो इसको अपने देखते हैं एक बार। नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर है ना। भाई साहब भाई साहब भाई साहब देखो इधर, क्या नाम है तेरा, नाम क्या है? हाँ क्या नाम है? हाँ बड़ा शर्मा के जोर से बोल। हाँ 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 हाँ। मनोज भाई देख ले थोड़ा इधर है ना। नहीं 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 मनोज नाम है ना, बस विनोद, मनोज ना मनोज। अरे नहीं ध्यान दो, तो अब पूरे उसमें मनोज चलेगा पूरे बैच में, ठीक है ना। तो एक नाम जिसका मैं बहुत क्लास में लेता हूँ उसका पेपर पास हो जाता है। हमारे जगमोहन ने पेपर पास कर गया, तुम्हें पता है इस बात का? जगमोहन फिजिकल है ना अभी, बिहार पुलिस का फिजिकल है भाई। जगमोहन यार वो खर्चा करवा के मानेगा है ना। मैंने बैच में कहा था कि जो बच्चा सेलेक्ट होगा उसको घूमने के लिए गोवा की एक ट्रिप, जगमोहन ने वो कटिंग कर रखी है वीडियो की, मुझे क्लास में दिखाया वो सही रखी कि मैं सेलेक्ट होऊंगा और होकर के टिकट लेके जाऊंगा भाई तू ले जाना, कोई दिक्कत सेलेक्ट हो जाएगा एक बार है नहीं। तो मनोज बेटा ध्यान देख ले यार, देख ले मनोज, मनोज निगाह में रहेगा, ध्यान रखना मेरी, समझ गए बात को, अब बात नहीं करनी है ना। देखो इसका क्षेत्रफल है नॉर्थ ईस्ट का 2.62 लाख, बोलो कितना है? 2.62 लाख, 2.62 लाख। और 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहते हैं, 7 राज्यों को भाई सब सुनो उनमें एक है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? यहाँ पर ये जो अवस्थिति आप देख रहे हो ये वाली अवस्थिति है अरुणाचल प्रदेश। अच्छा अरुणाचल में देखो यहाँ पर ये जो लाइन मैंने खींची है ये दिखाता है इधर चाइना है और इधर कौन है? म्यांमार। तो अरुणाचल की जो सीमा है वो चाइना से भी लगती है, अरुणाचल की सीमा म्यांमार से लगती है, और इधर ना अरुणाचल इधर भूटान से भी लगता है। किससे लगता है? तो अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा भूटान से भी लगती है, जिसकी सीमा चाइना से भी लगती है, जिसकी सीमा म्यांमार, भूटान, चाइना और म्यांमार। अच्छा फिर अरुणाचल के नीचे चलो आप, तो अरुणाचल के नीचे चलोगे तो अरुणाचल के नीचे है नागालैंड, नहीं असम पे मत जाओ अभी इनको पढ़ो ऐसे। तो अरुणाचल के नीचे नागा है ना, अरुणाचल के नीचे नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड में एक जगह पड़ती है इसका नाम है दीमापुर। क्या नाम पड़ता है? दीमापुर। बोलो कौन सी जगह है? दीमापुर है, दीमापुर। सुनो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, सुनो एक बार ध्यान से, इसका नाम है दीमापुर है ना। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है क्लास छोड़ने का, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये लास्ट क्लास है, इसके बाद और भी है, लास्ट क्लास है ना, ये बहुत अच्छा काम हो गया ना। देखो ध्यान दो, दीमापुर पड़ता है। एक बात तो सुनो, एक नॉर्थ ईस्ट में एक साम्राज्य हुआ, उस साम्राज्य का नाम है कछारी साम्राज्य। कौन सा है? कछारी साम्राज्य। अरे बोला करो भाई कौन सा साम्राज्य है? कछारी साम्राज्य, कछारी साम्राज्य। हम ना एक पठार पढ़ते हैं, उस पठार का नाम है करबी एनलोंग का पठार। कौन सा पठार है? करबी एनलोंग का पठार। कौन सा पठार बोला? करबी एनलोंग का पठार, असम में। यहाँ है देखो, यहाँ पठार है मेघालय और इसके बगल में पठार पड़ता है करबी एनलोंग। इसके ऊपर पहाड़ियां हम अक्सर पढ़ाते हैं, इस पहाड़ी का नाम है कचार की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? कचार। इसका नाम बिगड़ा हुआ है लेकिन वास्तविक नाम इसका किस साम्राज्य के नाम पर पड़ा है? कछारी साम्राज्य। तो कछारी पहाड़ियां या कचार पहाड़ियां ये किस राज्य में? असम। और इस कछारी साम्राज्य के जो खंडहर हैं वो कछारी साम्राज्य के खंडहर पाए जाते हैं नागालैंड के किस जगह पर पाए? दीमापुर। बहुत बढ़िया प्रश्न बता दिया मैंने। कछारी साम्राज्य के खंडहर कहां पर है? दीमापुर। दीमापुर कौन सा स्थान है? दीमापुर। दीमापुर को नागालैंड का प्रवेश द्वार, दीमापुर को नागालैंड का प्रवेश द्वार। फिर सुनो, दीमापुर को नागालैंड का प्रवेश द्वार। नागालैंड की राजधानी का नाम है कोहिमा। कौन राजधानी है? कोहिमा। और नागालैंड का जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन आएगा बताओ? दीमापुर आएगा, कोहिमा नहीं आएगा, ध्यान रखना। और नागालैंड की जो वाणिज्यिक राजधानी है, कॉमर्शियल कैपिटल, वो कौन सा कहलाता है? दीमापुर। तो दीमापुर जो है, दीमापुर आपका नागालैंड में है। दीमापुर में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कछारी साम्राज्य के खंडहर पाए जाते हैं। दीमापुर को नागालैंड का प्रवेश द्वार कहते हैं और दीमापुर नागालैंड का सबसे बड़ा नगर भी है। और दीमापुर को हम क्या भी कहते हैं? तो दीमापुर को नागालैंड की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। बताओ बात समझ में आएगी? आया समझ में? अरे कुछ बुझा है? चलो बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे बच्चे हो तुम लोग यार। बच्चे तो नहीं हो, अगर मैं बच्चे कहूँ तो बुरा मत मानना आप, ठीक है ना? ऐसे मानना कि गलती से बोल दिया मास्टर ने, ठीक ना? देखो अब सुनो आप, ऊपर एक राज्य पड़ा अरुणाचल, अरुणाचल की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल के नीचे इसके नीचे मणिपुर के नीचे अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नीचे से मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल है ना। तो ये 4 राज्य जिनकी सीमा म्यांमार के साथ में लगती है। देखो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, इसको बोलते हैं त्रिपुरा। क्या बोलते हैं? त्रिपुरा के आसपास जो पहाड़ियां हैं, पठार है, उसको टिपरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वापस कौन सा नाम है? टिपरा। टिपरा मतलब त्रिपुरा, समझ में? तो टिपरा लैंड या टिपरा भूमि का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश से। अरे सिंपल है, त्रिपुरा के आसपास भारत बांग्लादेश में जो भूभाग है उसको क्या बोलते हैं? टिपरा बोलते हैं। टिपरा लैंड के नाम से इसको जाना जाता है। तो त्रिपुरा है। अच्छा बांग्लादेश के ठीक ऊपर चलोगे, ये कौन है? मेघालय। कौन सा है? मेघालय। और भाई साहब ये बच गया बीच में कौन सा? असम। देखो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। 7 कितने हैं? 7। ये 7 सिस्टर है, ये 7 सिस्टर है। इनमें जो सबसे बड़ा नगर है उसका बोलते हैं अरुणाचल, सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा कौन सा है? त्रिपुरा, जिसकी राजधानी कौन है? अगरतला। और एक बात और देखो, सिक्किम ये पूर्वोत्तर के अंतर्गत मानते हैं लेकिन सिक्किम 7 सिस्टर में शामिल नहीं। इन 7 सिस्टर का एक भाई कौन है? सिक्किम। समझ में आ रही बात? इन 7 सिस्टर की एक मौसी कौन है? पश्चिम बंगाल। ऐसे कुछ भी मान, इसको बुआ मान लो, इसको फूफा मान लो, नहीं ठीक है ना, कुछ भी मान लो आप, लेकिन 7 सिस्टर में ना तो शामिल कौन है? सिक्किम, ना शामिल है पश्चिम बंगाल। और ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। असम जिसकी राजधानी कौन है? दिसपुर। इस दिसपुर असम की जो सीमा है, वो असम की सीमा तो ये देखो आप अपना इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो असम है ना, असम इसके बारे में ध्यान रखना। असम अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय 6 से लगता है। और 6 के अलावा असम की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ में भी लगती है, लेकिन असम की सीमा सिक्किम के साथ में नहीं लगती। तो ये अपनी बातें याद रखी, बाकी बात करेंगे अपने कल की क्लास में। समय भी हो गया, चलो मजा आया, बहुत बढ़िया।